बिरजू और उसकी बीवी शांति वो दोनों बहुत गरीब थे। इतने ज्यादा गरीब कि अगर एक दिन वो मजदूरी ना करे तो उनके घर का चूल्हा भी ना जले। और शांति की और बिरजू की एक बेटी नेहा भी थी जो कि काफी समझदार थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो लोग बहुत गरीब हैं और उसके माता पिता बाकियों के बच्चे के माता पिता की तरह उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक दिन शांति नेहा को स्कूल लेकर जा रही होती है। तभी नेहा की नजर एक दुकान पर पड़ती है और वो उस दुकान को देखने लगती है, जिस पर शांति नेहा से बोलती है। क्या हुआ बेटा, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ। तुम्हें भी चीज लेना है बाकी बच्चों की तरह? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। और वैसे भी टीचर बोलती है बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, बाहर की चीजें खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा जी, और क्या क्या सिखाती हैं तुम्हें तुम्हारी टीचर? यही कि अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और कमजोर इंसान की मदद करनी चाहिए। इस तरह से नेहा अपनी माँ से बात करते हुए अपने स्कूल पहुँच जाती है और शांति नेहा को स्कूल छोड़कर घर आ जाती है और अपने पति बिरजू से बोलती है। अजी, हमारी नेहा कितनी समझदार है, वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। और एक हम लोग हैं, ना जाने हम कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर क्यों शांति? वो इसलिए क्योंकि आज मैं जब नेहा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो एक दुकान पर काफी भीड़ जमा थी। सभी बच्चों के माता पिता उन्हें कुछ न कुछ दिला रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं नेहा को कुछ दिला सकूं। और नेहा का भी बहुत मन था कुछ खरीदने का, और जब मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ चाहिए तो उसने साफ मना कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? मैं सब समझ रहा हूँ शांति, इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों हर रोज जो कमाते हैं उसमें से 10 रुपए नेहा के नाम से एक गुल्लक में डालें, और जिस दिन नेहा का बर्थडे होगा उस दिन हम उस गुल्लक में जमा हुए पैसों से हमारी नेहा के लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे, कुछ ऐसा जिसे देखकर नेहा बहुत खुश होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से कुछ देर बाद शांति और बिरजू अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। पूरे दिन की मजदूरी करने के बाद शाम को उन दोनों की मजदूरी मिलती है और वो दोनों थोड़ा सा राशन लेकर घर आ जाते हैं और अपनी मजदूरी में से 10-10 रुपए नेहा के नाम से एक मिट्टी के गुल्लक में डाल देते हैं। ये देख नेहा अपने माता पिता से बोलती है। पिताजी, आप ये गुल्लक किसके लिए लाए हैं? हम ये गुल्लक तुम्हारे लिए लाए हैं और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अब से हम दोनों हर रोज इसमें तुम्हारे नाम से 10-10 रुपए डालेंगे। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शांति आज नेहा के मनपसंद पूरी और आलू की सब्जी बनाती है। अपना मनपसंद खाना देखने के बाद नेहा बहुत खुश होती है और शांति नेहा से बोलती है। कैसा लगा बेटा आज का खाना? आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। माँ जी, बहुत अच्छा है। आज बहुत दिनों बाद तुमने मेरे पसंद का खाना बनाया है। पर मेरे लिए आज इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि हमारी बेटी बहुत समझदार है और आज तेरी माँ ने और मैंने ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए हम दोनों को आज मजदूरी भी थोड़ी ज्यादा मिली थी। बस इसलिए हमने सोचा कि आज हम तेरे मन पसंद का खाना बनाएं और तुझे खिलाएं। तेरी माँ और मैं सोच रहे थे कि अब से हम थोड़ी ज्यादा मजदूरी करें, इसलिए बेटा अब से हम थोड़ा लेट घर आया करेंगे। तू हमारा इंतजार करना, ठीक है? इस तरह से वो तीनों एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं और हमेशा की तरह शांति नेहा को स्कूल छोड़कर अपने काम के लिए अपने पति बिरजू के साथ निकल जाती है। लेकिन आज स्कूल से जब नेहा अपने घर वापस आ रही होती है तो वो अपने स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे एक घायल व्यक्ति को देखती है। उस घायल व्यक्ति को देख नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो भागते हुए उस घायल व्यक्ति के पास जाती है और उससे बोलती है। अंकल, आपको तो बहुत चोट लगी है, पर आपको इतनी चोट कैसे लगी? आपका कोई अपना नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। आज मैं दवाई लेकर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और उसी से मेरी ये हालत हो गई। मैं यहाँ बैठकर कब से मदद की गुहार कर रहा हूँ, परंतु कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? हाँ अंकल, मेरे पास पानी है, मैं अभी आपको पानी देती हूँ।
आप पानी पीकर मेरे साथ चलें, मेरे घर चलिए। मैं आपको वहाँ पर आपकी चोट पर मरहम लगा दूंगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किस तरह से जड़ी बूटियों को पीसकर चोट वाली जगह पर मरहम लगाते हैं, इससे चोट ठीक की जा सकती है। इतना बोलकर नेहा उस व्यक्ति को पानी की बोतल देती है और पानी पिलाकर उसे अपने घर ले जाती है। साथ ही वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां भी तोड़ लेती है और उन्हें पीसकर उसकी चोट पर लगा देती है, जिससे उस आदमी को काफी आराम मिलता है। नेहा की अच्छाई देखकर कुछ देर बाद वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक जादूगर के भेष में नेहा के सामने आ जाता है। उस व्यक्ति को देख नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उस व्यक्ति से नेहा बोलती है, आपको तो कितनी चोट लगी हुई थी, पर मेरे मलहम लगाते ही आप तो एक जादूगर बन गए। हाँ नेहा बेटा, क्योंकि मैं एक जादूगर ही हूँ। मैं तो बस ये देख रहा था कि ऐसा कोई इंसान इस धरती पर अब बचा है या नहीं, जो कि ऐसे लोगों की मदद करता हो जो घायल हो। परंतु धरती पर अब भी तुम जैसे अच्छे लोग रहते हैं। मैं तुम्हारी इस दया भावना से काफी प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारे घर की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा जादुई फ्रिज देता हूँ। इस फ्रिज को जब तुम नीचे रखोगी तो ये फ्रिज अपने असली आकार में आ जाएगा और इस फ्रिज को खोलकर तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इतना बोलकर जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और नेहा के हाथों में एक छोटा सा फ्रिज दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद नेहा खुद से बोलती है, जादूगर ने कहा था कि ये छोटा सा फ्रिज एक जादुई फ्रिज है। यदि मैं इसे नीचे रखूंगी तो ये अपने असली आकार में आ जाएगा। एक काम करती हूँ, इस फ्रिज का जादू आजमा कर देखती हूँ। इतना बोलकर नेहा उस जादुई फ्रिज को नीचे रख देती है और जैसे ही वो उस छोटे से जादुई फ्रिज को नीचे रखती है वह अपने असली आकार में आ जाता है। वो फ्रिज काफी सुंदर होता है और नेहा जब उस फ्रिज को खोलती है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। जिसके बाद नेहा उस फ्रिज से बोलती है, मुझे मेरी मनपसंद आलू की कचौरी खानी है। नेहा के इतना बोलते ही जादू फ्रिज के अंदर से आलू की कचौड़ी प्रकट हो जाती है। ये देख नेहा को बहुत खुशी होती है और वो उस फ्रिज में से आलू की कचौड़ी निकालकर मजे से खाने लगती है। अरे ये तो सच में एक जादुई फ्रिज है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इतना बोलकर नेहा खुद को चिंगोटी काटती है और फिर खुद से बोलती है, अरे ये क्या, ये सब कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। अरे अब तो मैं इस जादुई फ्रिज से कुछ भी मांग कर खा सकती हूँ। अब बस जल्दी से माँ और पिताजी घर आ जाए, फिर मैं उन्हें इस जादुई फ्रिज के बारे में बताऊंगी। अब नेहा अपने माता पिता के घर आने का इंतजार करने लगती है। शाम को उसके माता पिता घर आते हैं और नेहा सारी बात अपने माता पिता को बताती है। जिसके बाद नेहा के माता पिता को नेहा पर गर्व होता है और वो लोग जादुई फ्रिज के होने की वजह से एक छोटा सा हलवाई का दुकान खोल लेते हैं और दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को उनके मनपसंद का खाना और मिठाइयाँ उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो लोग अमीर होने लगते हैं और उनका छोटा सा घर एक बड़े से घर में तब्दील हो जाता है और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। सिमरन बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा उसके लिए बहू लेकर आया था। लेकिन जब सिमरन ने अपनी बहू को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने बेटे से बोलने लगी, अरे बेटा, तू तो इंग्लैंड गया था ना, वहाँ से गोरी मैम लेने, लेकिन तू तो ये काली कोयल लेकर आ गया है। हे भगवान, अब तो मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। कहाँ हम सब गोरे गोरे और आने वाला फ्यूचर हमारा काला काला। क्या माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने इंग्लैंड में रहकर भी अपने लिए और आपके लिए इंडियन लड़की देखी। और रंग में क्या रखा है, इंसान की सीरत देखनी चाहिए। और वैसे भी पूर्वी सर्वगुण संपन्न है, एक भी काम नहीं है जो आपकी बहू ना कर सके। देव के काफी समझाने पर सिमरन मुंह बनाना बंद कर देती है और अपनी बहू को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन गुस्से में अपनी बहू को घर का कोई काम नहीं करने देती और ना ही उसे कमरे से बाहर निकलने देती है। तो वहीं दूसरी ओर छुट्टियां पूरी होने के बाद देव भी वापस इंग्लैंड चला जाता है और अब घर में सिमरन अपनी बहू पूर्वी के साथ अकेली होती है और मन ही मन पूर्वी को परेशान करने के बारे में सोचती है।
सिमरन, ये अच्छा मौका है। देव इंग्लैंड गया है तो क्यों ना इस बीच कुछ ऐसा करूं कि ये काले तवे जैसी दिखने वाली मेरी बहू अपने आप यहाँ से चली जाए। लेकिन ऐसा क्या करूं? सिमरन अकेली बैठी बैठी ये सब चीज सोच ही रही होती है कि तभी पूर्वी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और सिमरन से बोलती है, माँ जी, मुझे यहाँ आए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, परंतु मुझे लगता है कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं। माँ जी, अब मैं जैसी हूँ इस घर की बहू हूँ। माँ जी, आप यही आराम कीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इतना बोलकर पूर्वी वहाँ से जाने लगती है। तभी सिमरन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है और वह पूर्वी को रोकते हुए बोलती है, 1 मिनट, मेरी कोयल जैसी दिखने वाली बहू। जी माँ जी। शाम हो रही है और शाम को मैं नींबू पानी नहीं बल्कि चाय पीती हूँ, वो भी अदरक और इलायची गिराकर। अब जाकर मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लिया। और हाँ, याद रखना, अपनी जैसी काली मत करना। सिमरन की बातें सुनकर पूर्वी किचन में चली जाती है और सिमरन के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती है। सिमरन जब पूर्वी के हाथ की चाय पीती है तो उसे चाय काफी पसंद आती है और वो पूर्वी से बोलती है, बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने तेरा, काली कोयल। कोयल जैसी दिखती है पर जुबान से मिठास है, ठीक उसी तरह से जैसे तूने ये मीठी चाय बना दी। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है और चाय की चुस्कियां लेती हुई खुद से बोलती है, अब आएगा मजा। जब ये पूरे दिन काम करती रहेगी ना तो इसकी कमर काम करते करते टूट जाएगी। फिर देखती हूँ इंग्लैंड में मेरी पढ़ी लिखी कोयल जैसी बहू कैसे रहती है इस घर में। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय के मजे ले ही रही होती है। अब इसी तरह से रात हो जाती है और सिमरन पूर्वी को आवाज देती हुए उससे बोलती है, अरे ओ मेरी काली कोयल, कहाँ मर गई? वैसे तो तू बड़ा बोल रही थी कि अब मैं ही इस घर की बहू हूँ। अरे अब क्या हुआ? अब बहू होने का फर्ज नहीं निभाना क्या तुझे? सिमरन की आवाज सुनकर पूर्वी जल्दी से सिमरन के पास आती है। बोले माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे काली कलूटी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि तेरी तरह रात भी काली है? माना कि इस घर में मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मेरे लिए जाकर कुछ बना दे ताकि रात को मैं चैन से सो सकूं। और हाँ, याद रखना, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करनी है भगवान की, उसके बाद ही नाश्ता बनाना और फिर जाके घर का काम करना। और हाँ, सुबह उठते ही मैं नाश्ता करती हूँ, दवाई खानी होती है मुझे। माँ जी, अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना, मैं अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। आप बस टीवी देखिए और आराम कीजिए, मैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी खाना बनाने लगती है तो वहीं सिमरन टीवी देखने लगती है और आधे घंटे के अंदर अंदर पूर्वी सिमरन के लिए खाना भी बना लेती है। और जब सिमरन पूर्वी के हाथों का खाना खाती है तो उसे उसके हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन वह अपनी बहू की तारीफ नहीं करती और उसे परेशान करने के लिए उससे बोलती है, अच्छा बहू, कल सुबह तुम घर के सारे पर्दे, कारपेट, पिलो कवर और जितने भी कपड़े हैं सब धो देना। दरअसल बात यह है ना कि बहुत गंदे हो चुके हैं, महीने भर से मैंने धोया नहीं क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर पूर्वी सारे झूठे बर्तन किचन में ले जाती है और सारा काम खत्म करके अपनी सास के लिए गर्म दूध उनके कमरे में ले जाती है और टाइम पर सिमरन को दवाई खिलाकर सलाह देती है। अगले सुबह जब सिमरन उठती है तो सिमरन देखती है कि पूर्वी ने नहा धोकर भगवान की पूजा कर ली है और उसके लिए नाश्ता भी टेबल पर लगा दिया है, जिसके बाद सिमरन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जब सिमरन टेबल पर जाती है तो पूर्वी सिमरन को नाश्ता करवाकर उन्हें उसकी दवाई भी खाने को दे देती है, जिसके बाद सिमरन मन ही मन खुद से बोलती है, अरे ये लड़की तो मुझसे भी तेज निकली। मुझे लगा था कि मैं इससे पहले उठ जाऊंगी और फिर मैं इसे खरी खोटी सुनाऊंगी, लेकिन ये तो मुझसे पहले ही उठ के घर का सारा काम कर ली। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, मेरी तबीयत खराब है और मैं ये सोच रही थी घर में कुछ जरूरत का सामान है वो खत्म हो चुका है, अब उन्हीं को लेने के लिए बाहर कैसे जाऊं। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी।
अब सिमरन जानबूझकर पूर्वी को दूर के मार्केट में भेज देती है ताकि उसे सामान लाने में देरी हो जाए और सिमरन उसे इतनी खड़ी खोटी सुनाए कि वो घर छोड़कर खुद ही चले जाए। लेकिन पूर्वी टाइम से घर आ जाती है और घर का सारा काम करके दोपहर का खाना भी बना लेती है। ये सब देखकर सिमरन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो पूर्वी को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन की सारी शिकायतें भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सिमरन की एक पड़ोसन उसके घर आती है और अपनी उस पड़ोसन को देख सिमरन खुद से बोलती है, हे भगवान, ये चुगलखोर औरत कहाँ से आ गई मेरे घर में। पक्का ये मेरी बहू को देखने के लिए आई है। मैंने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की ना। अगर इसने मेरी काली बहू को देख लिया ना तो पूरे मोहल्ले में चुगली करती फिरेगी मेरी बहू की और सबको ढोल पीट पीट कर बताएगी कि सिमरन का बेटा इंग्लैंड से काली बहू लेकर आया है। और बहाने करके उसे अपने घर से निकाल देती है। लेकिन उसकी पड़ोसन घर से नहीं जाती, उल्टा वो शोर मचाकर गली की कुछ और पड़ोसियों को बुला लेती है। अब सभी पड़ोसन सिमरन से उसकी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी सिमरन को सबके सामने अपनी बहू की मुंह दिखाई करवानी ही पड़ती है। और जब वो सब पूर्वी को देखती हैं, तो हंसते हुए सिमरन से बोलती हैं, तेरे बेटे को कोई और नहीं मिली तो ये काली काली बहू से शादी की। अरे ओ चुगलखोर औरत, रंग तो भगवान की देन है। इंसान को इंसान की सीरत देखनी चाहिए। तेरी बहू तो बहुत गोरी है, पर हम सब जानते हैं कि वो कैसी है और तुझे लात मारकर घर से निकालने में रहती है। तभी तो तू यहाँ वहाँ जाकर मुंह मारती फिरती है और दूसरों के घर की चुगली करती है। मेरी बहू काली है पर तेरी बहू जैसी नहीं है। अरे मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। मेरे बेटे ने भले ही काली बहू से शादी करी है। सिमरन की इतनी कड़वी बातें सुनकर सभी औरतें मुंह बनाकर चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी को बहुत खुशी होती है कि सिमरन ने उसे सच्चे दिल से अपना लिया है। भूतों का स्कूल। शीतल अपने 2 बच्चे पिंकी और अमित के साथ रहा करती थी। शीतल का पति विदेश में काम किया करता था। शीतल का पति और शीतल दोनों ही अपने छोटे बेटे अमित से बहुत प्यार किया करते थे। तो वहीं वो लोग पिंकी को कुछ खास प्यार नहीं करते थे। वो दोनों ही लड़का और लड़की में फर्क भी किया करते थे। शीतल अपने बेटे का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है। ऐसे ही एक दिन जब अमित स्कूल जा रहा होता है तो पिंकी अपने भाई को स्कूल जाता देख अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी स्कूल जाना है, नए नए दोस्त बनाने हैं। मुझे भी देखना है कि स्कूल कैसा होता है। मुझे भी पढ़ाई करनी है। प्लीज माँ, स्कूल में मेरा दाखिला करवा दो ना। बेटा, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। और वैसे भी तुझ पर हम इतना पैसा खर्च करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आखिर कल को हमें तेरी शादी भी तो करनी है। तू खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुझ पर और खर्चा नहीं कर सकती। मुझे तेरी शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है। अच्छा जा, तेरा भाई स्कूल जा रहा है, जल्दी से उसका लंच तैयार कर दे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर शीतल का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो निराश होकर रसोई में जाती है और अपने भाई का लंच तैयार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शीतल अमित के लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती और उसे बहुत लाड प्यार किया करती। वहीं पिंकी को नजरअंदाज करती थी। बेटा बेटी के बीच का ये फर्क देखकर पिंकी को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो उस रात सो नहीं पाती। उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अपने घर की छत पर चली जाती है जहाँ पर तेज हवाएं चल रही होती हैं। तभी पिंकी के कानों में एक आवाज आती है, बोलो बच्चे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। स्कूल की घंटी की आवाज। चलो बच्चों, तुम्हारा लंच का समय हो चुका है। तुम सब लंच करो। मैं लंच के बाद आऊंगी और फिर तुम्हें मैं आ से अनार पढ़ना सिखाऊंगी। इस तरह की आवाज सुनकर पिंकी को कुछ समझ नहीं आता और वो खुद से बोलती है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को पढ़ा रहा है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? अब पिंकी उस आवाज का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग में चली जाती है जिसके ऊपर विद्यालय लिखा था। पिंकी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए उसे नहीं पता चला कि वो जिस बिल्डिंग के अंदर जा रही थी वो एक स्कूल है जिसमें कई साल पहले आग लग गई थी।
और आग लगने की वजह से उस स्कूल के सभी बच्चे और टीचर की मौत हो गई थी। बस तभी से वो स्कूल भूतिया स्कूल के नाम से जाना जाता था और कोई भी वहां आता जाता नहीं था। पर आज पिंकी स्कूल के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि एक जिसकी आंखें काफी लाल होती हैं, वो टीचर पिंकी को देखकर उसे बुलाती है। अरे बेटा, तुम अब तक बाहर घूम रही हो? लंच का टाइम कब का खत्म हो चुका है। जल्दी जल्दी से अंदर आओ, क्लासरूम में बैठो और जाकर पढ़ाई करो, जल्दी। उस टीचर की बात सुनकर पिंकी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। तभी एक टीचर जो क्लास के अंदर कुछ भूतियां बच्चों को पढ़ा रही थी और खुद भी एक भूतनी थी, उसे देख पिंकी वहां से भागने लगती है कि तभी वो टीचर उसके पास चली जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, कहाँ भाग रही हो? चलो क्लास में बैठो और सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करो। तुम नहीं चाहती कि तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, या तुम्हें भी जिंदगी में चूल्हा जलाना है? अपनी माँ की सोच नहीं बदलनी? बदलनी है मैडम, मुझे सबकी सोच ही तो बदलनी है और सबको बताना है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। तो फिर कहाँ भाग रही थी? चलो जाकर क्लासरूम में बैठो और पढ़ाई करो। और हाँ, अब से रोज इसी समय पर स्कूल आना है, ठीक है? पिंकी डरते हुए क्लासरूम में जाती है और वो भूतनी टीचर बड़े ही प्यार से सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। सभी भूतिया बच्चे भी काफी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। अब धीरे धीरे पिंकी के अंदर से भूतों का डर खत्म हो जाता है और वो भी उस भूतिया स्कूल में पढ़ने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पिंकी रोज रात को भूतिया स्कूल में जाती और पढ़ाई किया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते पिंकी और अमित थोड़े से बड़े हो जाते हैं। परंतु ये क्या, जिस माँ बाप ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने बेटे पर लगा दी, वो फेल हो चुका था। अब अमित अपना रिजल्ट लेकर घर आता है तो शीतल अमित से बोलती है, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझ पर इतने पैसे खर्च किए। तेरा बाप विदेश में और हम लोगों से दूर रहकर कमाता है ताकि तुझे अच्छी शिक्षा दे सके और तू हमारा नाम रोशन कर सके, पर तू तो इस बार भी फेल हो गया। अरे तुझे 10वीं के आगे पढ़ना भी है नहीं? माँ, मैं कितना पढ़ता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। आप खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, इसीलिए आपको क्या पता कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपकी तो पूरे दिन की चिकचिकबाजी ही नहीं खत्म होती। कभी बेटा ये काम कर, कभी बेटा वो काम कर, सारा कसूर आपका है। और वैसे भी मैं अकेला फेल नहीं हुआ हूँ, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। आप मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुझे क्या लगता है तू इतना बड़ा हो चुका है कि तू अपनी माँ को सुना सके? अरे बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए? माँ, मैं आपके इस ड्रामे से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर, और जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं इस घर में नहीं आऊंगा। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है। अमित की ये बदतमीजी देख शीतल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है। अब शीतल का पति घर आने के लिए निकल जाता है, परंतु रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। शीतल के पति के गुजर जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाती है कि अब शीतल अपने बेटे को आगे नहीं पढ़ा पाती और ना ही अब घर का खर्चा चला पाती है। ये सब देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। पिंकी को बच्चे पढ़ाता देख शीतल को बड़ी हैरानी होती है और शीतल पिंकी से बोलती है, पिंकी, तू तो कभी स्कूल ही नहीं गई, फिर तू इन बच्चों को कैसे पढ़ा रही है? माँ, आपको किसने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गई? आप लोगों ने मुझे कभी स्कूल भेजा ही नहीं, कभी पढ़ाया लिखाया ही नहीं, यही सोचकर कि लड़कियां क्या करेंगी पढ़कर। मुझे मेरे गुरु ने, मेरी टीचरों ने पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं और कोई नौकरी पा सकूं ताकि आप लोगों की मदद कर सकूं। आप नहीं जानती, जिस विद्यालय को आप भूतिया बोलती हो और सभी लोग जिस स्कूल में जाने से डरते हैं, मैं रोज रात को छुपकर उसी स्कूल में जाया करती थी। क्या? हाँ माँ, जब आप सो जाते थे तब मैं उसी भूतिया स्कूल में जाकर पढ़ती थी। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, वो भी उसी भूतिया स्कूल से, कि बहुत जल्द उसी भूतिया स्कूल और भूतिया टीचर की बदौलत मुझे सरकारी टीचर की नौकरी भी मिलने वाली है। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि घर पर बच्चों को पढ़ाकर अपने घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं।
और अपने भूतिया स्कूल और भूतिया टीचर को उनकी गुरु दक्षिणा भी दे सकूं। माँ, गुरु गुरु होता है, चाहे वो भूत हो या इंसान। इतना बोलकर पिंकी बच्चों को पढ़ाने लगती है। अब बहुत जल्द पिंकी सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती है। पिंकी की सफलता देखकर उसके भूतिया स्कूल के सभी टीचर को बहुत खुशी मिलती है और उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाती है। और इस तरह से पिंकी अपने टीचरों को उनकी गुरु दक्षिणा दे देती है। तो वहीं शीतल